वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त याग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। ओके, तो सबसे पहले तो ये अहमदाबाद में, चूंकि आज सब अहमदाबाद के अधिकतर, यद्यपि हमारे यहाँ तो अब तो ये ग्लोबल थिंग हो गया है सत्संग, कि होता है कोई एक बहाने से, किसी एक स्थान के बहाने से, बट सब कोई जुड़ जाते हैं हर जगह के। तो लेकिन फिर भी ये अहमदाबाद में पहली बार मैं इस वर्चुअली जुड़ रहा हूँ आप सभी से, और बहुत दिनों से बात हो रही थी, लेकिन मैं इधर उधर कुछ ये कि इसके कारण जुड़ नहीं पा रहा था। तो आज आप लोगों के बीच हूँ। और रही बात, ये जो बात दादा ने कहा कि व्हाट इज मिरेकल, और एक दया, और ये एक स्वप्न, ये तीन तो मतलब तीनों एक अलग अलग फील्ड का, अलग अलग सेक्टर का की बात है। बट एक चीज मैं कह दूं कि इस परमपिता के संसार में, परमपिता के सृष्टि में, आपको जो भी दिखता है, आपको जो भी समझ में आती है बातें, या जो कुछ भी आपकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो इस इमेजिनेशन की उड़ान आपकी जहां तक भी जाती है, जिस परिधि में भी जाती है, आप इसको मान के चलिए कि एवरीथिंग इज रियल, नथिंग इज अनरियल इन दिस क्रिएशन। जो भी आपके मस्तिष्क में उठती है बातें, क्योंकि अगर ईश्वर रियल थिंग है, अगर परमपिता रियल थिंग है, तो उनकी समस्त सृष्टि भी रियल थिंग है, एवरीथिंग। हाँ, अब बात आती है कि कितना उसकी बातों को मैं कंप्लीटली ग्रैस्प कर पाता हूं, या उसका पार्शियल कुछ देख पाता हूं। यहीं पे अंतर है, क्योंकि संपूर्ण तो एकमात्र वो ही देखते हैं जो स्वयं संपूर्ण है, जिनमें सब कुछ है, और हम उनके अंश हैं। तो अंश चुकी हैं, तो आंशिक ही सब कुछ दिखता है, हमें सब कुछ नहीं दिखता है। तो लौकिक अलौकिक चमत्कार, ये सब बात जो हम करते हैं, तो दैट मीन्स कि जो हमें दिखता है, जो हम समझ पाते हैं, जिसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो हमारे लिए लौकिक है, वो हमारे लिए हम शाब्दिक रूप से उसको रियल कहते हैं। और जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिसको डिफाइन नहीं कर पाते, जो हमारा ये मस्तिष्क, यद्यपि ये मस्तिष्क की भी वो कैपेसिटी है कि इट कैन ग्रास्प एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट इसमें जितनी सेंसिटिविटी जिनकी होती है, जितना प्रैक्टिस्ड होता है, उतना भर ग्रहण कर पाते हैं। तो जितना भर ग्रहण कर पाते हैं, जो हम डिफाइन कर पाते हैं, वो हमारे लिए लौकिक है, और वही इसको जो नहीं कर पाता है, उसके लिए वो अलौकिक है। फिर और किसी एक के लिए जो लौकिक है, उसके लिए रियल है, बट हो सकता है कि मेरे लिए अनरियल है। तो ये एक बात है, नथिंग इज मिरेकल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज अलौकिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज लौकिक। उसको अगर हम ठीक ठीक समझे, जाने। और स्वप्न, ये स्वप्न भी जो बात है, ये भी रियल है, क्योंकि ये कोई फॉरेन थिंग तो है नहीं, हमारे मस्तिष्क में ही तरंगे उठती हैं, विचारों का तरंग उठता है। और ये विचारों का तरंग क्यों उठता है, ये भी हमारे पूर्व जो इवोल्यूशन है, विवर्तन है। हम जिस घाट का पानी पीकर हम आज यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं, प्रत्येक घाट का पानी हमारे इस सिस्टम में है। वो किसी भी समय जब उसको इम्पल्स मिलेगा, तो वो प्रकट होगा। तो हम उसको अनरियल कह दें, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, हमें पता नहीं होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। यही तो ठाकुर इसलिए कहते थे कि प्रत्येक चीज इस संसार में, सृष्टि में विज्ञान है, एवरीथिंग इज साइंस। हम उसको जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, समझेंगे, उसके गूढ़ चीज को अगर अनुधावन करेंगे, उतना
वो चीज हमारे सामने रिवील्ड होती चली जाएगी। एक बात मैं बताऊं इस विषय पे, ये एक छोटी सी घटना, बहुत सारे जगह पे चर्चा भी हुई है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, फिर भी पुनः उसका हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार ठाकुर यहाँ पे देवघर में जब थे तो श्री बड़ौदा उनको घुमाने के लिए शाम के वक्त गाड़ी से ले जाया करते थे, जहाँ पे अभी युगल मंदिर जो है, मानिकपुर युगल मंदिर, उस समय तो ये सब नहीं थी, जमीन भी खरीद क्रय नहीं किया गया था, तो रेलवे लाइन के किनारे जंगल, पूरा फॉरेस्ट एरिया था, तो वहीं पे मैदान में आसन सब लगा दिया जाता था, ठाकुर बैठते थे बहुत देर तक, और फिर ट्रेन जाती थी। ट्रेन देखना ठाकुर को बहुत पसंद था, और विशेष करके एक ट्रेन थी मुगल सराय पैसेंजर, और उस ट्रेन कभी वो शाम के समय क्रॉस करती थी उस समय जसीडीह से, तो ठाकुर बैठे रहते थे। कभी कभी ट्रेन लेट हो जाया करती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट, तो जब तक वो ट्रेन जाएगी नहीं ठाकुर का भी उतना देर से होता था, ठाकुर बैठे रहते थे कि नहीं जब वो ट्रेन आएगी तब जाएंगे, तो ऐसा होता था। तो क्यों पसंद करते थे पैसेंजर वो मुगल सराय? तो ठाकुर कहते थे ये किसी को वंचित नहीं करता है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। देखिए परम यही होता है, परम पिता का जो वैशिष्ट होता है, तो ये किसी को भी वंचित नहीं करते हैं। तो वो हर स्टेशन पे रुक के प्रत्येक को अपने इसमें स्थान देकर और फिर वो अपने गंतव्य तक उसको पहुंचाता है, तो इसलिए ठाकुर पसंद करते थे ये पैसेंजर ट्रेन, विशेष करके वो मुगल सराय पैसेंजर। तो जो मैं घटना जो बता रहा था, तो बैठे हुए थे ठाकुर, चर्चा हो रही थी, केष्टोदा ये सब कोई बैठे हुए थे, बैठकर ही अचानक बातचीत का सिलसिला चलते चलते ठाकुर रुक जाते हैं और चुपचाप बैठकर एक दृष्टि से वो एक पेड़ था, आपांग का एक छोटा सा पौधा था, उसकी ओर ठाकुर एक दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे एकदम जैसे कहते हैं ध्यानमग्न और समाधिस्थ हो जाना, तो ठाकुर वैसे हो गए। तो सब कोई चुप हो गए, शांत हो गए कि ठाकुर जी का इस तरह से ये देखकर। थोड़ी देर के बाद ठाकुर मुस्कुराते हुए केष्टोदा की तरफ देखकर कहते हैं कि केष्टोदा, कभी क्या मैंने ये सोचा था कि एक दिन इस जंगल में, इस मैदान में ये एक आपांग का पौधा बनकर मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा? कभी मैंने सोचा था? तो केष्टोदा तो चूंकि वो डॉक्टर सीवी रमन के साथ रिसर्च करने वाले फेले फिजिक्स के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मेंटालिटी भी, हर कुछ को विज्ञान, और विज्ञान मतलब परमपिता का विज्ञान तो एक अलग विज्ञान है, वो तो ऑल इंक्लूसिव है, बट सो कॉल्ड जो विज्ञान है, जो कि लैब का विज्ञान जो है, लेबोरेटरी में हर कुछ टेस्ट करके फिर उसको समझना चाहता है, ये पंचेंद्रिय जो है इसके ही द्वारा जो ग्रैस्प होता है बस उसको ही समझता है, बाकी अतीन्द्रियों के द्वारा जो लब्ध, जो रियलाइजेशन है, अनुभूति है, उसको सो कॉल्ड विज्ञान नहीं मानता है। तो उस विज्ञान के ही छात्र थे उस वक्त, और उससे पहले जो भी हो, ठाकुर के पास आकर तो फिर उनकी सब कुछ बदल गया, जो एक्चुअल विज्ञान जो होता है। तो केष्टोदा कह रहे हैं कि ठाकुर, आप क्या समझ रहे हैं कि आप ही स्वयं वो आपांग का वो वृक्ष, वो पौधा बनकर आप इस मैदान में या फील कर रहे हैं? तो ठाकुर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केष्टोदा, आप भी यदि कोशिश करेंगे, तो आप भी कहां पर क्या क्या बनकर हैं ये आप फील कर सकते हैं। तो ये बात तो केष्टोदा को तो बड़ा आश्चर्य लगा कि अब तक वो समझ रहे थे कि मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं। हर कोई, हम लोग समझते ही हैं कि ये जो सत्ता है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो बीइंग है, ये एक सेपरेट, माँ के गर्भ में जब था, मात्र उस समय एक मातृ स्नेह या मातृ शरीर के साथ, मातृ उस काया के साथ मैं एकाकार था। लेकिन जिस दिन वो ये नारी कट हो गया, उस दिन तो मैं एक अलग एंटिटी बन गया, अलग एक सत्ता बन गया। और यहाँ पे ठाकुर क्या कह रहे हैं? ठाकुर कह रहे हैं कि प्रत्येक में, घट घट में, ये जो घट घट में विद्यमानता, दैट मीन्स, ठाकुर एक जगह कहते थे कि इस सृष्टि में कोई भी चीज विच्छिन्न नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इट्स लाइक नेटवर्किंग। जो कोई भी, हम आज यहाँ पर जो कुछ करते हैं, 1000 माइल दूर में भी
उसका इफेक्ट है। वहां पर 1000 माइल दूर पे भी अगर कोई कुछ घटित होता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है। इवन ग्रह नक्षत्र, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में एक एक ग्रह की अवस्थिति, एक एक ग्रह का, एक प्लैनेट का अवस्थान, ये सब कुछ हमें इफेक्ट करता है, ये सब कुछ हमें प्रभावित करता है। तो ये इस धारणा से तो कभी सोचा नहीं था। तो ठाकुर वही कह रहे हैं कि केष्टोदा, आप भी यदि कोशिश करेंगे तो कहां कहां क्या क्या है ये आप फील कर सकते हैं। तो केष्टोदा पूछते हैं कि ये भी क्या संभव है, ये कैसे संभव है। तो ठाकुर कहते हैं, पूछते हैं कि अच्छा ब्रेन में, हमारे ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं। तो उस समय काउंटेबल, जो कि विज्ञान का, वही मैंने कहा कि लैब टेस्टेड जो विज्ञान है, तो उसके द्वारा काउंटेड ब्रेन सेल्स कुछ मिलियंस रहे होंगे। एग्जैक्टली मैंने अभी नहीं बता पाता, लेकिन कुछ मिलियंस रहे होंगे। अभी तो और भी ज्यादा बढ़ गया, जितना दिन जा रहा है और भी ये सब जितना सूक्ष्म में और जितना डेप्थ में विज्ञान पहुंच रहा है, या विज्ञान का जो इक्विपमेंट है वो पहुंच रही है, तो उतना ज्यादा और इसका काउंटिंग बढ़ता चला जा रहा है। तो मे बी मिलियंस बिलियंस जो भी सेल्स हैं। तो ठाकुर कहते हैं, ये आश्चर्यजनक बात उस वक्त ठाकुर जो कहते हैं, विश्व के इतिहास में शायद इस तरह से, तो ठाकुर कहते हैं कि एवरी सेल इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम फेज ऑफ क्रिएशन। जो हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक सेल जो है, वो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे ब्रेन में मौजूद है। एक बांग्ला में कहते हैं, जा आछे भांडे ताई ब्रह्मांडे, और इसका ठीक उल्टा, जा आछे भांडे ब्रह्मांडे ताई भांडे। जो ब्रह्मांड में है वही भांड में है, जो भांड में है वही ब्रह्मांड में है। दैट मीन्स इस सृष्टि की, ये सृष्टि तत्व जो है, ये सृष्टि का समस्त मैकेनिज्म इस सूक्ष्म ये ब्रेन में है, प्रत्येक एटम में है, प्रत्येक एटम में। जिस तरह से जैसे समस्त समुद्र में जो कंपोनेंट है, तो आप देखेंगे उस समुद्र के एक बाल्टी पानी में भी वही कंपोनेंट है, एक बूंद पानी में भी वही कंपोनेंट है, समुद्र के समस्त समुद्र में। तो एको अस्मि बहुश्यामा, उस एक से ही ये बहुत हुआ, ये समस्त कुछ सृष्टि हुआ। तो इस समस्त कुछ में वो एक है, बट ये रियलाइज्ड नहीं है, ये हम रियलाइज्ड नहीं कर पाते हैं। तो ठाकुर कह रहे हैं कि इस मस्तिष्क में, इस ब्रेन में समस्त सेल्स है, इस सृष्टि का प्रत्येक फेज ऑफ क्रिएशन का एवरीथिंग का रिप्रेजेंटेटिव सेल इस ब्रेन पर है। और उसके बाद एक महाआश्चर्य की बात ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल पर यदि हम कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें, तो वो सेल जिस फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल है, उस फेज ऑफ क्रिएशन का ऑल मैकेनिज्म, उसका एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारे बोध, हमारे मस्तिष्क में, हमारे परसेप्शन में वो रिवील्ड हो जाएगा। केष्टोदा तो आश्चर्यचकित होकर ठाकुर की ओर देख रहे हैं और ठाकुर से पूछ रहे हैं, अच्छा ठाकुर, दैट मीन्स कि सोलर फेज ऑफ क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव सेल हमारे मस्तिष्क में है? ठाकुर कहते हैं है। तो दैट मीन्स कि अगर उस पर्टिकुलर सेल पर अगर कंसंट्रेशन होता है, अगर उस पर हम एकाग्र होते हैं, तो दैट मीन्स कि सोलर फेज ऑफ क्रिएशन का समस्त कुछ हमारे समस्त रिवील्ड हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं हाँ। फिर ठाकुर कहते हैं लूनर सेल फेज ऑफ क्रिएशन, ठाकुर कहते हैं हाँ। इसके बाद एक के बाद एक जो विज्ञान का उस वक्त का अनआंसर्ड, अनसॉल्व्ड जो रिडल्स जो थे, जो प्रॉब्लम सब था, समस्त कुछ, जैसे केष्टोदा को इतना एक्साइटमेंट हुआ कि अगर ऐसा है तब तो वो एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर समस्त कुछ हम रियलाइज कर सकते हैं। विज्ञान की समस्त जो डिस्कवरीज है, इन्वेंशन है, वो सब कुछ डिस्कवर हो सकता है एक पॉइंट को लेकर। तो वो तो एक्साइटेड होकर एक के बाद एक
अनुत्तरित अनसॉल्व्ड जो रिडल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो सब ठाकुर को किए जा रहे हैं और ठाकुर एक के बाद एक उसका बोले जा रहे हैं, उसका सॉल्व किए जा रहे हैं। करते करते अचानक ठाकुर रुक जाते हैं और रुककर केष्टोदा से कहते हैं कि केष्टोदा कितना जानेंगे। बांग्ला में वो शब्द है जे केष्टोदा कतो जानबेन, जानार जे बड़ो जाला। कितना जानेंगे, जितना जानेंगे ये बर्निंग जो है, ज्वाला जो है, ये बढ़ती रहेगी। ये जो ठाकुर ने कहा, दैट मीन्स कि ज्ञान, जानने की इच्छा, ये जानने की इच्छा, ये जानने के पीछे हम जितना दौड़ेंगे उतना इग्नोरेंस जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और ठाकुर कहते हैं ना, जो अज्ञानता ही दुख का कारण है। इसका एक मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बराबर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि मैं दूं सभी को, तो मुझे लगता है कि इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। कि सपोज ये जो दिख रहा होगा शायद, राइट, ये सर्कल है। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, दिस सर्कल, ये इनसाइड दिस सर्कल, दिस इज माई नॉलेज, राइट, दिस इज माई नॉलेज। ये मेरे ज्ञान की परिधि है और मेरा ज्ञान बस इतना भर है। तो दैट मीन्स कि आउटर पेरिफेरी जो है, दिस इज इग्नोरेंस, राइट। तो मेरा ज्ञान यदि ये है, तो मेरी अज्ञानता क्या है? दिस आउटर स्फीयर, ये मेरी अज्ञानता है। ओके, अब मैंने कोशिश की कि मेरा नॉलेज बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, जैसा केष्टोदा कर रहे थे, जो एक के बाद एक सॉल्व करना चाह रहे थे। उनको तो क्लू मिल गया, अब मुझे एक के बाद एक सॉल्व करना है। और जितना सॉल्व करते जाएंगे उतना वो बढ़ते चले जाएंगे, उनका परिधि बढ़ता चला जाएगा। किस चीज का? ज्ञान की। ज्ञान की परिधि बढ़ेगी तो फिर अवस्था क्या होगी? ये दिस थिंग, दैट मीन्स कि मेरा जो ज्ञान था इतना था, अब मेरा ज्ञान इतना हुआ है, बढ़ गया। तो मेरा नॉलेज बढ़ा तो इग्नोरेंस कम हो गया या बढ़ा? दिस इज द क्वेश्चन। कि मेरा इग्नोरेंस जो था इतना भर था, जैसे ही ज्ञान बढ़ा, मेरी अज्ञानता जो है वो और बढ़ गई। यही है, ठाकुर कहते हैं, दिस इज ज्वाला, दिस इज बर्निंग। जो अगर ज्ञान के पीछे दौड़ेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा, यही है संसार भी यही है। संसार में यदि हम सुख के पीछे, आनंद के पीछे दौड़ेंगे, तो ये सुख, ऐश्वर्य, कष्ट को हटाने के लिए, जो कष्ट नहीं आए, दुख नहीं आए, जितना ज्यादा सुख के पीछे दौड़ेंगे उतना ज्यादा दुख की जो परिधि है ये भी बढ़ती चली जाएगी, ये भी हमारा विशाल होता जाएगा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि केष्टोदा कितना जानेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा बर्निंग बढ़ेगा, ज्वाला बढ़ेगी। तो केष्टोदा तो समझ गए दिस इज नॉट द वे, ये रास्ता नहीं है, ये पथ नहीं है। ये पथ, तो पथ क्या है? तो फिर पूछते हैं ठाकुर से, ठाकुर व्हाट इज द वे? तो इसका उपाय क्या है? तो ठाकुर कहते हैं, केष्टोदा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, अभी कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, एक ही पथ है, टू लव, टू सर्व एंड टू सरेंडर। प्रेम, सेवा और आत्मसमर्पण, दिस इज द ओनली वे। वो वन पॉइंट, वो पिन पॉइंट, कहते हैं कि वो जो मैकेनिज्म ऑफ ये फेज ऑफ क्रिएशन, ए फेज ऑफ क्रिएशन, बी फेज ऑफ क्रिएशन, सी डी ई एफ जी एच टू जेड फेज ऑफ क्रिएशन, ये जितना ज्यादा हम करेंगे अपने जीवन में उतना ज्यादा हासिल क्या होगा पता नहीं, बट बर्निंग बढ़ता जाएगा। तो वो सिंगल पॉइंट क्या है?
वही है एको अस्मि बहुश्यामा। वो एक जिसको जानने से समस्त जानना होता है, और वो समस्त जानना ज्वाला लेके नहीं आता है, वो सार्थकता लेकर आती है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज फुलफिलिंग टू हिम। तो उन एक ऐसे यही होते हैं इष्ट, यही होते हैं आदर्श। तो स्वप्न में क्या हुआ, मिरेकल है नहीं है, लौकिक है नहीं है, इन सब रिडल्स में, इन सब धंधे में नहीं पड़ के जीवन को क्या करना चाहिए, फुलफिलिंग टू दैट वन, फुलफिलिंग टू दैट आइडियल। जो भी है, अगर स्वप्न भी आता है, अगर वो इष्ट के लिए सार्थक हुआ कि नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है, शिक्षा है, दीक्षा है, धन दौलत पैसा, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, एवरीथिंग, ये सब कुछ उस वन पॉइंट को सार्थक कर रहा है कि नहीं। कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, कुछ भी कर सकते हैं। आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई शिल्प कर सकते हैं, आप संगीत गाना बजाना, खेती बाड़ी, स्वीपर का काम कर सकते हैं, आप ट्रैफिक में कुछ भी काम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, एवरीथिंग आप कर सकते हैं। कब? जब वो आपका कर्म आपके उस इष्ट को सार्थक कर रहा है कि नहीं। और फिर मैं एक बात कहूं, इष्ट को यही ठाकुर ने इस युग में आकर, इस प्रेजेंट एरा में आकर ठाकुर ने यह बता दिया कि मुझे वो पहाड़ वाला, वो जंगल वाला सन्यासी नहीं चाहिए, मुझे ये गृही, ये संसारी सन्यासी चाहिए, जो कि संसार के हर क्षेत्र में, हर जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में वो सत्य पे न्यस्त होकर काम करेगा। आप देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे मस्तिष्क में वो एग्जाम्पल बार बार आता है, इसलिए मैं कहता हूं, कबीरदास को देखिए। कबीरदास, उनका जन्म या जो भी परवरिश हुई वो एक जुलाहे के घर में हुई। कहां पे? तो वो वीवर्स, जो तांती होते हैं, जो कपड़े ये सब होता है, बुनते हैं, उस घर में उन्होंने कभी उस अपने उस वैशिष्ट को कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उस वैशिष्ट को प्रतिदिन, वो यहां तक कि हाट में भी जाते थे बेचने के लिए। वो जो भी वस्त्र या जो भी बनाते थे उसको वो बिक्री करने के लिए जाते थे, और वहीं बैठकर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, ब्रह्म को, उस ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया, जो कि बड़े बड़े सब संत महात्मा आकर उनको प्रणाम करते थे। तो दैट मीन्स कि हम किस सेक्टर में हैं, किस फील्ड में हैं, ये मैटर नहीं करता है। हम उस फील्ड में रहते हुए भी हम उस सत्य को फुलफिल करते हैं कि नहीं, हम उन इष्ट को फुलफिल करते हैं कि नहीं। और वो फुलफिलमेंट कैसे होगा? वो फुलफिलमेंट ऐसा होगा कि सिर्फ अपने जीवन में नहीं, इसका ऑरा जो है ये डिस्पर्स्ड आपके एनवायरनमेंट में होता है कि नहीं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो कि विवेकानंद की वो बात जो कहते थे, राइट, रविदास भी थे वैसे ही, जो वो जूता सिलाई का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने वैशिष्ट को, आजकल हम लोग वैशिष्ट उल्लंघनी शिक्षा, वैशिष्ट उल्लंघनी कर्म, वैशिष्ट उल्लंघनी जीवन यापन करने में हम गर्व महसूस करते हैं। सोचते हैं कि इसका माने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनमन्यता। ये हीनमन्यता कहां से आती है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का अभाव, जो मैं हूं उस पर अपमानित बोध करना, इंसल्ट। और ये इंसल्ट किस पे? ये इंसल्ट हम अपने सोर्स पे, उत्स पे, अपने माता पिता पे, अपने पूर्वजों पे, सबको इंसल्ट करते हैं। लेकिन वहां पर वही गर्व बोध, जो जब हम आदर्श इष्ट के सिर्फ शरणापन्न आते हैं तो ये गर्व फील होता है। और तब हम जिस किसी भी फील्ड में जाते हैं, जिस किसी भी कर्म को करते हैं, वहीं पर रहकर, तो जो बात मैं कह रहा था कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये कॉन्फिडेंस लेवल तो सबसे पहला तो है ही, जो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो वैशिष्ट है उसमें अडिग होना होगा। और जैसे मैं एक बात कहता हूं, ये एक्चुअली मुझे कहां तक पता नहीं है, बट मुझे लगता है, ये मुझे फील होता है कि किसी भी व्यक्ति का जिसका मदर लैंग्वेज, जो उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा का मतलब ये है कि उसके पूर्वज, बाप परदादे, फोर फादर्स, जो इंस्टिंक्ट में है, जो डीएनए में है, तो वो भाषा जो जीन में है, जो इतने साल, हजारों साल से जो नर्चर्ड होते हुए जो इंस्टिंक्ट बना है, वो जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा में कोई यदि पारंगत होता है, एफिशिएंट होता है, कैपेबल होता है, उस फाउंडेशन पे खड़ा होके वो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को
वो बहुत अच्छी तरह से ग्रैस्प कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से जान सकता है, उस पर उसको नॉलेजेबल स्किल्ड हो सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मुझे लगता है। उसी तरह से जो अपने वैशिष्ट को, जो उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो दुनिया के का कोई भी काम ठीक ठीक कर पाता है। और यही तो है जो सर्वोच्च काम क्या है? वही ईश्वर प्राप्ति, वो ब्रह्म प्राप्ति, वो ब्रह्म की ओर अग्रसर होना। तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, ये होना चाहिए अपने परिवेश में, क्योंकि सर्वाइवल हम एक्चुअली करेंगे उस परिवेश में। परिवेश अगर कंड्यूसिव टू आवर लाइफ अगर नहीं होता है, वो अगर सपोर्टिव नहीं होता है, विशेष करके पर्टिकुलरली अभी के लाइफस्टाइल में जहां पर की एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। पहले के समय में पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं थी और जीवन यापन कुछ ऐसा हुआ करता था जिस जीवन यापन में इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। अपना अपना खेती बाड़ी और उस सीमित जगह में ही लोगों का जीवन यापन हो जाता था। लेकिन अभी ट्रैवलिंग ही तो 1000 किलोमीटर का लोग करते हैं, 2-2 दिन, 1-1 महीने में, और फिर दायरा बढ़ गया है, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस समय में, इस पर्टिकुलर समय में आप देखेंगे कि हम लोगों का जो ठाकुर जी का जो बताया हुआ पथ है, इसमें समवेत पर बहुत ज्यादा जोर है। यजन के बाद ही आता है याजन, क्योंकि यजन आप करेंगे, आप टिक नहीं पाएंगे अगर याजन नहीं करेंगे। तो याजन ही है परिवेश, यजन है स्वयं इंडिविजुअल, याजन है एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट जब तक ठीक नहीं होगा, ये अगर कंड्यूसिव नहीं रहेगा, तो हम टिक नहीं पाएंगे। तो इसी एनवायरनमेंट के लिए विवेकानंद जैसा कहते थे कि जीवे प्रेम करे जेइजन सेइजन सेविछे ईश्वर। जो जीवों से प्रेम करते हैं वही ईश्वर की सेवा करते हैं। तो ठाकुर ने इस थोड़े से शब्द को ट्विस्ट किया। ठाकुर ने कहा कि जीवे करे प्रिय परिवेशन सेइजन सेविछे ईश्वर। जो जीवों में प्रिय का परिवेशन करते हैं, प्रिय मतलब वो प्रिय, परम, इष्ट, आदर्श। शास्त्रों में है धर्मदान श्रेष्ठ दान। और धर्मदान का मतलब क्या है? अगर ऑन इंक्लूसिव धर्म अगर किसी में इंपार्ट करना चाहते हैं, तो ये धर्म के धाता कौन होते हैं? वही इष्ट सदगुरु पुरुषोत्तम होते हैं, जो प्रेजेंट डे जो प्रॉफिट होते हैं, जो ऑल पास्ट प्रॉफिट्स जिनमें कंज्यूमेटेड होते हैं। तो वो द कंज्यूमेशन ऑफ ऑल प्रीवियस प्रॉफिट्स, जो प्रेजेंट प्रॉफिट पुरुषोत्तम होते हैं, उनमें धर्म जो है ऑल इंक्लूसिव, पूर्ण रूप से प्रकट होता है, मैनिफेस्टेड होता है। तो उन इष्ट को यदि हम इंपार्ट कर दे सकते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में दुख, कष्ट, ज्वाला, यंत्रणा, जितने सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ठाकुर उसका एक लाइन में उसका समाधान देते हैं, दुर्बलता। और इसीलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। और यही दुर्बलता के विरुद्ध और यही दुर्बलता एकमात्र कारण है कि कोई यदि गरीबी में है, दुर्बलता के कारण, कोई यदि शारीरिक कष्ट में है, दुर्बलता का कारण, किसी का पत्नी से नहीं बन रहा है, दुर्बलता का कारण, किसी का पति से नहीं बन रहा है, दुर्बलता का कारण, किसी का घर में अशांति है, दुर्बलता का कारण, किसी का ऑफिस में नहीं बन रहा है, दुर्बलता कारण। एवरीथिंग, जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र कारण है दुर्बलता। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि फर्स्ट वेज वॉर अगेंस्ट दिस वीकनेस। तो यही जब एक बार वो धर्मदान होता है जीवन में, कोई भी किसी की सहायता अगर हम करना चाहते हैं, तो वो अपने जीवन में प्रतिष्ठित हो, वो जीवन में इवन अपना संतान से लेकर अपने परिवेश में प्रत्येक को अगर हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि उसका जीवन सिक्योर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, अच्छा हो, शुभ में नियंत्रित हो, तो सबसे पहला जरूरी है कि ये दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध एटलीस्ट शुरू हो जाए। और मैं कहता हूं कि दुर्बलता के विरुद्ध शुरू वेरी फर्स्ट डे से शुरू होता है, और जिस दिन इस नश्वर शरीर का त्याग होगा, उस समय में भी ये दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध, ये इट्स कंटिन्यू, ये चलता रहेगा, निरंतरता। और इसके बाद भी अगर कोई जीवन है, इसके बाहर भी अगर कोई जीवन है, तो यही युद्ध ही फिर डिफाइन कर देगा कि आगे आने वाला जीवन कैसा होगा। तो मैं समझता हूं, तो प्रिय परिवेशन, इसलिए जीवों की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है
इष्ट का परिवेशन। किसी व्यक्ति में किसी पर्सन में अगर हम इष्ट को इम्पार्ट कर दे सके हैं तो फिर ये श्रेष्ठ होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो पॉइंट है वो 1 पॉइंट सॉल्यूशन हम लोगों के जीवन में है, जो कि अगर उस दृष्टि से जो हर कुछ को अगर जैसे स्वप्न पे बात चली थी, अब इसका एनालिसिस बहुत सारा है। अगर 2-3 चीजें हैं जो मैं क्लू दे सकता हूं, लेकिन खुद को पढ़ना पड़ेगा। ये 2 और 3 मिनट में मैं अगर कुछ कह भी दूं तो प्रत्येक अपना अपना रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर केस्टोदा की एक लिखी हुई पुस्तक है मोनेर पौथे, मे बी उसकी हिंदी अनुवाद तो है नहीं अवेलेबल, बट स्टिल बांग्ला है तो उसके लिए बांग्ला पढ़िए। और फ्रॉइड का जो मनोविज्ञान है उसको जो अगर पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ के फिर ठाकुर की तो मैं कहता हूं कि कंप्लीट जो लिटरेचर है इस सब कुछ ये मनोविज्ञान ही है। एवरीथिंग, जो भी पुस्तक आप उठा लीजिए ठाकुर का, वो मनोविज्ञान ही है। तो वो सब पढ़ के ठाकुर के उसमें फिल्टर करना पड़ेगा। वो साइंटिफिकली कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा स्वप्न का, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हमारे स्वप्न में होता है वो हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां, हमारे पुरातन बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ग्रंथियां होती है। और स्वप्न साधारणतः क्या होता है कि कुंठा, कोई भी चीज जिस स्वप्न को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन में हो या पूर्ववर्ती जीवन में हो, हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, हमारी कोई इच्छा है, जो इच्छा दमित हो गई है, सप्रेस्ड हुआ है। वो बहुत सारे कारण से हो सकता है। एक घृणा लज्जा भय जो अष्टपाश है, उसके कारण मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, उस डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाया, उसके कारण एक तो दमित होती है। और एक पारिवेशिक, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बात करते हो, ये चुप, ऐसी बात। ये बचपन से हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अगर कोई प्रश्न करते हैं वो तो निर्मल है, वो कोई लाट लपेट लेकर वो प्रश्न नहीं करते, वो जैसा देखते हैं उसको व्यक्त करते हैं। गार्जियन क्या करता है, ये बात नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। यहीं पे नष्ट कर दिया उस जीवन को। ये जो पाप लगता है, मतलब वो समझ गया ये प्रश्न करना ही पाप है, ये सबसे विडंबना है ये। तो इसीलिए, लेकिन सोचने वाली बात है कि कोई एक बच्चा हो या बूढ़ा हो, ज्ञानी अज्ञानी, निरक्षर साक्षर, कोई भी हो, अगर कोई एक प्रश्न कर बैठता है कि ये क्या है, हमने यदि उसका उत्तर नहीं दिया या हमने उसको कहा कि ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या हुआ? प्रश्न क्या मिट गया? उसके अंदर जो ये भावना आई थी, ये भावना क्या ओमिट हो गया? नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो दब गया। और यही जो कॉन्शियस माइंड में था वो चला गया प्री कॉन्शियस में, उसके बाद चला गया अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में, धीरे धीरे लास्ट में वो अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब है, वो अंदर है, मुझे पता नहीं है जो मेरे में है, मैं ही बेखबर हूं जो मेरे पास है। वो तो कब पता चलता है? कभी अगर जो कॉम्प्लेक्स जो दबा पड़ा है किसी एक कारण से, उसको हवा मिल गई, उसको जल मिल गया, उसके कंड्यूसिव, उसको पल्लवित प्रस्फुटित करने वाला कोई भी खाद मिल गया, अचानक से वो बाहर आ गया। हमारे आचरण में हो, हमारे ऑड एक बिहेवियर में हो, या हमारे किसी एक्टिविटीज में हो, बाद में रिग्रेट होता है, अफसोस होता है कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ऐसा। लोग कहते हैं कि तुम ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा किया। मुझे भी ग्लानि होती है, मुझे भी घृणा होती है, खुद पे घृणा होने लगती है। ये सब का है वही सप्रेस्ड जो कॉम्प्लेक्सेस है। और ये सिर्फ एक जन्म का नहीं है, एक जीवन का नहीं है, जन्म जन्मांतर के कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस, कितने सारी वृत्तियां, कितने सारी ग्रंथियां। और ये फ्लैट था जब उठा था प्रश्न उस शिशु मन में या उस निर्मल चित्त में, वो कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो ग्रंथि नहीं था, वो सिंपल था। जैसे ही वो सॉल्व नहीं हुआ, उसको समाधान नहीं मिला, दैट मीन्स कि वो समाधिस्थ नहीं हो पाया, कॉम्प्लेक्स बन गया, गांठ बन गया। और वही गांठ धीरे धीरे नासूर बनकर
किसी एक समय में या जन्म जन्म से तड़पा रहा है हमें। यही है वृत्तियां, यही है प्रवृत्तियां। और इसका एकमात्र समाधान ठाकुर क्या देते हैं? जो जहां गमन करने से वृत्तियों का मोचन होता है, ग्रंथियों का मोचन होता है, तो ये नॉट्स जो हैं, ये जो गांठ पड़ गया है वो खुल जाता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन मिला, सॉल्व मिला। हम बहुत सारे क्षेत्र में देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते भी हैं ऐसा कि अरे दीक्षा ग्रहण करके ठाकुर को जीवन में लाकर कष्ट बढ़ गया है, समस्याएं आ गई है। ये लोग कहते हैं कि इसको एक गलत ओमेन की तरह लेते हैं। मैं तो कहता हूं दिस इज ऑस्पिशियस। ये शुभ लक्षण है कि अगर इष्ट को पकड़कर, अगर आदर्श को पकड़कर जीवन में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स कि वो मंथन चल रहा है। और ये मंथन का जो विष है, ये विष निर्गत हो रहा है धीरे धीरे। क्या ना, वो स्वच्छ होने के लिए, वो शुभ्र होने के लिए और प्लायबल होने के लिए। और यही चीज धीरे धीरे उस अमृत को प्रकाशित करेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज ग्रंथि, ये भी एक स्वप्न का कारण है कि बहुत सारे स्वप्न इरेलेवेंट होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये कहां से गए। नो ड्रीम इज मीनिंगलेस, नो ड्रीम इज मीनिंगलेस, एवरी ड्रीम हैज सम सिग्निफिकेंस। तो ये सिग्निफिकेंस क्या है? इसको ही तो है जो ठाकुर को ग्रहण करने के बाद पहली बार मन में प्रश्न जगा, बच्चे का प्रश्न जगा, क्या? हु एम आई? मैं कौन हूं? ये धृतिमान सिंह, क्या यही मैं हूं? इसके बियॉन्ड भी कुछ मैं हूं, वो क्या है? या मुझे क्या करना है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लाइफ? ये सब जो प्रश्न है, तो ये कब? वही अभाव, ठाकुर कहते हैं ना, जो अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो यही वो चरम अभाव जीवन में फील। मैं तो कहता हूं कि किसी के जीवन में अगर अभाव फील नहीं होता है, let us create some scarcities in life, let us create some problems in life, let us create some sufferings in life, ताकि उन कष्ट और उन सफरिंग्स और उस वेदना के कारण उस ब्रह्म या धर्म जिज्ञासा की लालसा जगे, आकांक्षा जगे, तो हम उस ईश्वर पद पे करें। तो जो भी हो, ड्रीम आए, कुछ भी आए, एनीथिंग अगर आए, तो उसको उस इष्ट के पथ पर ही उसको एनालिसिस करके, उसको सिंथेसिस करके, संश्लेषण विश्लेषण के द्वारा हमको उस सार्थक करना है ठाकुर के पथ पर। बट इन एनी केस हमें चलना है उसी पथ पर। तो मुझे लगता है कि दिस इज वन सॉल्यूशन, मास्टर की, जो कि हर ताले को, जीवन के हर रिडल को सॉल्व करेगा। दैट्स इट। मैं लगता हूँ बहुत ज्यादा बोल गया हूँ, बट पता नहीं मैं उस सब्जेक्ट पे था या नहीं था। जो क्वेश्चन जिनका आया था उस सब्जेक्ट पे था नहीं था, पता नहीं। बट एनीवे, ओके। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, यद्यपि इट्स इंटरडिपेंडेंट, ये एक ही है, लेकिन चर्चा विशद तो दोनों का बहुत वास्ट है। अगर सिर्फ ये तो अन्न जो है, ये हाइजीन पॉइंट है, टोटली ये हाइजीन पॉइंट है कि हम जो भी अन्न एक्चुअली क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं वो शरीर में एक्चुअली करता क्या है, ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि अन्न को एक्चुअली बॉडी क्या करता है, शरीर उसको एसिमिलेट करता है। दैट मीन्स कि उसके समस्त कुछ को वो ग्रहण करता है। इसको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। और ठाकुर जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज मैटर और एवरीथिंग इज स्पिरिट। स्पिरिट और मैटर एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो ये भी है वो दृष्टिकोण कि हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां से मुझे मैटर दिख रहा है, लेकिन उसी जगह पर जब ठाकुर देखते थे तो ठाकुर को तो वो एटम का डांस नजर आता था।
तो अब आप क्या कहेंगे? तो इसीलिए अवस्थान है, जो किस अवस्थान पर कौन है, उस जगह से किसी को मैटर लगता है, जड़ लगता है, किसी को चेतन लगता है। तो ठाकुर कहते हैं एवरीथिंग इज चेतन। अलग अलग उसकी अभिव्यक्ति है, अलग अलग उसकी डिग्री है, जो कितना मैनिफेस्ट हुआ है, और हो सकता है कि वो अपने जगह पर उसका फुल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हमारा जितना चैतन्य है हम उतना तक ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो इतना भर चेतन है और उससे अवचेतन है या जड़ है। तो ये दृष्टि अगर देखें तो एवरीथिंग इज चैतन्य, अगर ठाकुर के उस दृष्टिकोण से अगर जाएं, और हम लोग चर्चा करते हैं आदर्श की, मेरा मस्तिष्क क्या कहता है, मेरा व्हीम क्या कहता है, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, हम चर्चा करते हैं आदर्श की, ताकि हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है, अब हमें उस पर कंपीट करना है, हमें उस जगह तक पहुंचना है, उस आदर्श को अपने जगह पर खींच के नहीं, नीचे नहीं उतारना है, हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये एक पॉइंट है। तो अन्न की बात अगर कहूं, जो एनीथिंग, अगर ये कलम है, इस कलम को यदि मैं टच करता हूं, तो ये जो स्पर्श है, तो ये स्पर्श एवरी मतलब मेरा हर सेंसेशन, मेरे मस्तिष्क का, मेरे मन का प्रत्येक भावना, ये कलम ये रिसीव करता है, ग्रहण करता है। कितना करता है ये इस पे, इसकी चैतन्यता पर, इसकी चेतनता पर डिपेंड करता है, और कितना इन्फ्यूज होगा ये हमारे चेतनता पर भी निर्भर करता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के भी छूने से देह सिहर उठता है, और किसी और के छूने से घृणा भाव, रिपल्सन होता है। व्हाई दिस? ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई एक जिसके प्रति भावना है, वो थोड़ा सा टच करने से पूरा शरीर सिहर उठता है, एक गुड फीलिंग आता है, वहीं पे किसी और एक छुअन से एक मन में घृणा जैसी भाव आती है, रिपल्सन होता है। ये दैट मीन्स कि जो जितना चैतन्यता इन्फ्यूज कर पाता है, जो एक्सेप्ट कर पाता है। तो प्रत्येक जड़ पदार्थ में भी वही है, लेकिन ये अन्न जो है इट्स वेरी प्लायबल। दैट्स वाई ये जब हमारे शरीर में जाता है, शरीर क्या करता है? शरीर भी इसके जितने सारे कंपोनेंट है उसको ग्रहण करता है, उसको एसिमिलेट करने की कोशिश करता है। तो हमारे बॉडी सेल्स जो हैं, वो ये जो खाद्य सेल्स हैं, जो भी हम फूड, जो भी इंग्रेडिएंट, एडिबल्स जो भी हैं, उसके भी प्रत्येक सेल को ये सेल खुद में मिला लेना चाहता है। ये जो मिला लेना चाहता है, तो इसी कारण से जो एनिमल सेल्स हैं उसके साथ युद्ध होता है, क्योंकि वो इतना हाइपर एक्साइटेड होता है कि दोनों में ये जो युद्ध होता है टॉक्सिन रिलीज करने लगता है, जिसके कारण कि पूरा बॉडी जो है एल्काइन नहीं रह के वो एसिडिक बॉडी होता है, और एसिडिक बॉडी ही कैंसरस सेल को उसको मिलता है खाद्य, और बहुत सारी बीमारियों को पनपने का मौका मिलता है, जस्ट ड्यू टू दिस। ये जो फाइट होता है, ये कन्फ्लिक्ट होता है। ह्यूमन सेल्स जो हमारे अंदर है, जो सेल्स, ये वेरी मीक, वेरी मॉडेस्ट, और वो जो एनिमल सेल जिसको कि हत्या किया गया है, वो वेरी एक्साइटेड, इवन आफ्टर दैट बर्निंग पॉइंट, उस पॉइंट पे भी वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता। तो उसका वाइब्रेशन जो है, तो हमारे ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है दोनों एक दूसरे को, जो हमारा सेल और उसका सेल। और क्या होता है इसमें, यही डोमिनेट, ये जो फाइटिंग होता है, इसमें ह्यूमन सेल्स को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है, एनर्जी उसको ग्रास्प करने के लिए उसको, और ये इसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाता है, और टॉक्सिन रिलीज करने लगता है। शरीर नॉर्मली वेरी स्मूथली नहीं कर पाता है, बट वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेशंस जो सब है, हर्बी जो सब थिंग्स हैं, उन सबको शरीर बहुत आसानी से, और ये मैच करता है, जो ये सेल्स हैं हमारे ह्यूमन सेल्स, और ये जो वेजिटेबल्स, ये सब जो प्लांट सेल्स हैं, ये सब मैच करता है। तो वो नॉर्मली उसके प्रत्येक चीज को ग्रहण करता है। तो ये अन्न, ये जो स्पर्श, कोई भी उसको छूता है, उस स्पर्श का भी जो मनोवृत्ति, मनोभावना जो है, वो उस अन्न में प्रभावित करती है। अब ये भी सेंसिटिविटी की बात है, और वो चीज जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो भी अन्न के आज के पीछे जो मन है, वो भी इम्पार्ट होता है हमारे शरीर मन पर,
और बहुत ग्रॉसली, ये तो मैं कह रहा हूं रियलाइजेशन की बातें कह रहा हूं, बट जिसका होता है वो होता है, बोझे प्राण बोझे जार, तो जिसका होता है वो समझता है। जो जितने ज्यादा ग्रॉस होंगे समझ में नहीं आएगा भैया। फुटपाथ के किनारे में आप देखिए बहुत सारे जो दिन में जो हमारे भाई बंधु मजदूर लोग खटते हैं, परिश्रम करते हैं, सो जाते हैं, कभी सुना है उनको नींद नहीं आई मच्छर के कारण? लेकिन हम अपने घर में कितने ऐशो आराम में रहते हुए एक मच्छर अगर कान के आसपास में गुजरने लगता है तो रात भर की नींद हराम हो जाती है, सो नहीं पाते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, जो वो चीज है जो एक्चुअली उस तरह से रहते रहते सेंसिटिविटी कम गया है, तो मच्छर काटने पर भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये सेंसिटिविटी, तो जो जितना ज्यादा सेंसिटिव होंगे, जिनका ब्रेन सेल्स, जिनका शारीरिक संरचना, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जितने ज्यादा मेडिटेटिव जो होंगे, कंसंट्रेशन होगा, ब्रेन वर्क जितना होगा, वो उतना ज्यादा उसको ग्रहण कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। तो क्या होता है कि यही अन्न, तो जो जितना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस अन्न का। और ग्रॉस लेवल पे अगर आप सोचेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। माँ, घर में जो माँ है, माँ खाना बनाकर देती है, उस खाना बनाने के बाद माँ के हाथों से कुछ खाकर देखिए, और फिर वही सेम फूड इंग्रेडिएंट, सेम न्यूट्रिशियस वैल्यू, सेम थिंग, कोई होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बाहर पब्लिक डाइनिंग में जाकर आप खाइए, और वो सेम खाना आपको पता चल जाएगा। 1 महीने तक आप ये खाना खाकर देखिए, और फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट 1 महीने तक वो खाना खाकर देखिए। इवन खुद को प्रस्तुत कीजिए किसी लैब में जाकर कि भैया टेस्ट करके देखो कि 1 महीने मैंने माँ के हाथों का खाया है, ये तुम मुझे टेस्ट करो, मेरा सब मेंटल, ये सब जो आजकल तो बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट आ गई है, तो उस पर टेस्ट करो, और फिर आफ्टर दैट 1 मंथ वो खाना खा के फिर टेस्ट करो। पता चल जाएगा कि मेंटल इक्विलिब्रियम जो है, जो मानसिक प्रशांति जो है, वो किस जगह पर, या थॉट प्रोसेस जो है, परिवेश में ग्रहण क्षमता, ये कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, कितना बढ़ता है उस जगह पे। तो अन्न के पीछे मन का ये प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए साधारणतः देखा जाता है कि जहां पे पर्सनल लेवल पे आप जहां मर्जी खाओ, फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता। बट कहीं भी अगर पब्लिक डाइनिंग होता है, अगर पब्लिक अगर जहां पे भोजन है, फूड है, वहां पर आपको किचन जो है वो वेरी सेंसिटिव पर्सन्स, वेरी हाइजीनिक पर्सन्स, और ये हाइजीन, ये फिर आ जाती है वर्णाश्रम की बात, तो वहां पर ये हाइजीन भी मेंटेन होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली प्रोजेनी कहूँ, लीनिएज कहूँ, पेडिग्री कहूँ, तो ये सब कुछ भी जैसे जैसे आचरण होते हैं, पारिवारिक आचरण, वंश में जिस बातों की चर्चा, जो काम लोग करते हैं, उन सब का प्रभाव नेक्स्ट प्रोजेनी पे, जनरेशन पे पड़ता है। तो सबसे श्रेष्ठ जो है, तो जिनका ज्ञान, विज्ञान, इष्ट, इन सब का पूर्व पुरुषों का जिनका कल्चर रहा है, तो बेस्ट पर्सन्स, जब पब्लिक अगर हम कहीं पे अगर फूडिंग का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, तो वो बेस्ट अवेलेबल उनके द्वारा ही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे, जहाँ पे, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बच्चा चलो जहां मर्जी खा लेंगे, नहीं, यहाँ पे हर तरह के लोग आएंगे, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव लोग आ सकते हैं, या बहुत क्रॉस भी आ सकते हैं, तो दोनों को फुलफिल करना। इसीलिए साधारणतः देखा जाता है कि ठाकुर क्यों कहते हैं, खाने को खिचड़ी भली, जपने को सतनाम, भजने को सतगुरु चर। खिचड़ी जो है ये बहुत सुपाच्य होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं तो वहां पे खिचड़ी दिया जाता है। क्यों ना, ये खिचड़ी सुपाच्य होता है। तो किसी एक ओकेजन पे हम लोगों के जब देखते हैं कि हम लोग कभी कोई अनुष्ठान करते हैं, पब्लिक अनुष्ठान, जब इष्ट के को केंद्र करके, वहां पर हर कोई आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग, किसी का शारीरिक दुर्बलता हो सकता है, कुछ हो सकता है, सबके लिए कौन सा चीज ठीक है, तो वही है अमृत प्रसाद खिचड़ी। तो जिस तरह से क्या बनाऊं ताकि सब कोई खा सके, किसके द्वारा बनवाऊं सब कोई खा सके,
किसके द्वारा बनवाऊं, ये हाइजीन मेंटेन है। और इस हाइजीन पे ठाकुर जी का स्वास्थ्य सदाचार सूत्र पे एक एक वाणी है, 2-2, 3-3 पेज का, जिसमें क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। इवन जहां किचन है वहां पे मात्र जो कुक है, जो उस खाने में जो खाना बनाने में जो संलिप्त है, उनके अलावा और किसी का भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिस वस्त्र के साथ वहां पर जाएंगे वो वस्त्र बाहर के किसी वस्त्र के साथ उस किचन एरिया में नहीं घुसना चाहिए। यहां तक कि मास्क ऐसा कुछ पहन के, ताकि छींक या कुछ ऐसा आए वो बैक्टीरिया, जर्म, वायरस वो कॉन्टामिनेट नहीं करे फूड को। अगर कभी बात करना भी है, हो सकता है किसी का फोन पे बात आ गया, बाहर निकलेंगे, बात करेंगे, फिर अपने को सैनिटाइज करके फिर जाकर किचन में काम करेंगे। तो ये सब चीज ठाकुर ने कब कहा था? आज से आप सोचो 60-70 साल पहले, 80 साल पहले ठाकुर ये सब बात, 90 साल पहले ठाकुर ये कह चुके हैं ये सब बात। और आज अभी के समय में ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो प्रोटोकॉल्स WHO ने ये जारी किया, गवर्नमेंट ने आज ये जारी किया, मेडिकल एसोसिएशन ने आज ये जारी किया, ये सब प्रोटोकॉल्स जो, और आज एक बात कहते हैं, कल दूसरी बात कहते हैं, ये ठाकुर जन जन में जो ठाकुर को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, उस विश्व पिता के को जो जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, उन सब के जीवन में ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो आउटसेट ऑफ योर लीडिंग लाइफ, आपके लिए ये डिसिप्लिन बन चुका है, ये अनुशासन बन चुका है, ये कमांड है आपका। लेकिन हाँ, पालन करते हैं नहीं करते हैं वो दूसरी बात है। तो ये सब कुछ दयाल की बात है, अनुशासन है, उसका हम जितना पालन करेंगे उतना उसका जो फल है वो मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता बोल के डिस्कार्ड कर देना, दिस इज फुलिश, दिस इज कंप्लीटली फुलिश। तो मुझे समझ में आए ना आए, अगर आप अपरेंटली अगर कोई चीज शुभ नजर नहीं भी आता है लेकिन अशुभ भी नहीं है, उसको पालन करना चाहिए, आज नहीं तो कल पता चल जाए। तो इसलिए अन्न जो है ये वेरी सेंसिटिव, और अन्न करता क्या है, हमारे शरीर में एनर्जी देता है। और एनर्जी हम जो फ्लूइड जो है, आप देखिएगा कि शरीर का मैक्सिमम जो शरीर में है वो वाटर है, पानी है। और ज्वार भाटा आप देखेंगे कि ग्रह के उस सैटेलाइट चंद्र के एक मूवमेंट से, थोड़े से इधर से उधर जाने से उथल पुथल होता है पानी का। तो जहां शरीर में समस्त अधिकतर 70% जहां पे वाटर है, तो हमारे शरीर पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, कितना। तो अन्न जब लेते हैं वो कहते हैं कि वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो बेस्ट कंडक्टर है, तो ये जो हम जो खाते हैं वो भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एनर्जी देता है। तो ये समस्त कुछ जिस अन्न में विशेष करके वाटर कंटेंट है, तो इसलिए उस अन्न को विशेष कर कहा गया है कि वाटर कंटेंट अगर किसी अन्न में है और उस पर अगर हाथ, चर्म अगर पड़ा है, आप देखेंगे, आप इसको, ये तो बहुत ग्रॉस लेवल पे ये सब, क्योंकि मनुष्य ये सब चीज पे तो रिसर्च करना नहीं चाहता ना, क्योंकि ये सब रिसर्च करेंगे तो हमारा मन मुताबिक वांटन जो मेरा कंडक्ट है, वेवर्ड मूवमेंट है, उस पे अंकुश चल जाएगा। मेरा जो मन चाहता है वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मन अनुसार चल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए ये सब चीज पे ज्यादा आदमी सोचता नहीं है। बट ये सब चीज पे भी अब समय आ रहा है जिसपे रिसर्च हो रहा है और होगा। तो आप देखेंगे चावल कैसे हाथ का स्पर्श का असर पड़ता है। आप राइस आप बनाइए, उसको आप ह्यूमन टच मत दीजिए, आप उस चावल को बनाइए और उसको छोड़ दीजिए, रख दीजिए ऐसे ही ढक के। चावल बन गया, आप उसको टच मत कीजिए, वो रख दीजिए। उसी के साथ साथ एक और चावल बनाइए और वो भी पक्का एक ही साथ, दोनों का टाइमिंग एक साथ है, पक गया। अब एक में आप हाथ को लगा दीजिए, ह्यूमन टच, आप स्किन टच जिसको कहते हैं, आप उसको कर दीजिए। अब दोनों चावल को आप रख दीजिए। आप देखिए ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा है। आप देखेंगे कि मे बी आफ्टर 24 आवर्स, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, बट मे बी आफ्टर 24 आवर्स आप देखेंगे कि जिस चावल को आपने टच नहीं किया था, एज इट इज मेंटेन्ड है।
उसमें ना कोई स्मेल आया, ना बैक्टीरिया फॉर्म किसी भी तरह का, आप उसको माइक्रोस्कोपिक आप टेस्ट करवा ले सकते हैं। मे बी नहीं 24 घंटा नहीं तो 12 आवर, 2 आवर और 3 आवर जो भी हो, लेकिन जिस घंटे में उस पे कुछ नहीं हुआ है और उससे बहुत कम घंटे में अगर वो 24 घंटा सही रहता है तो ये 2 से 3 घंटे 4 घंटे में ये बैक्टीरिया फॉर्म करना शुरू हो जाएगा, जिसको आपने ह्यूमन टच दिया है उसमें। तो आप सोचिए कि ये चावल, ये जो अन्न है कितना सेंसिटिव है, वो ग्रहण क्षमता जो है वो बहुत सेंसिटिवली वो अपने में रिकॉर्ड करके उसको रख लेता है अपने साथ। और यही चीज जब कोई दूसरा ग्रहण करता है तो सब संपूर्ण चीज ग्रहण कर रहा है। तो ये जो भी हो, मैंने इस बात की चर्चा वेरी ग्रॉसली शायद मैंने किया है, बट आने वाला ये एक ही मूल है मानने का, हम सभी का, एटलीस्ट हम सभी का। मुझे प्रमाणित नहीं करना है, खुद फॉलो करने के लिए। मुझे कोई लॉजिक नहीं चाहिए खुद फॉलो करने के लिए। मुझे कोई रीजनिंग नहीं चाहिए खुद फॉलो करने के लिए। मुझे एक ही लॉजिक चाहिए, मुझे एक ही रीजनिंग चाहिए। मेरे परम पुरुष का ये डिसिप्लिन है, उन्होंने कहा है, दैट्स इट फॉर मी। हाँ, इसकी चर्चा बच्चों के बीच, इस बात की चर्चा, या हम बड़े लोग जो भी हैं उनमें भी ये सब चर्चा करने से धीरे धीरे और भी, ताकि जब हम किसी एडवर्स सिचुएशन में पड़े तो हम अपने फुल लॉजिक के साथ, फुल रीजनिंग के साथ हम स्टैंड कर सकें उस जगह पर। दैट्स वाई हमें चाहिए, ये सब चर्चा होनी चाहिए। लेकिन खुद अगर फॉलो अप करना है तो यही काफी है कि शास्त्र की विधि है, विधि पुरुष के नारायण की वाणी है, दैट्स इट। तो ये एक पॉइंट आया। अभी उससे ही रिलेटेड था ये वर्णाश्रम। तो ये जो वर्णाश्रम है ना, हम मनुष्य का तो छोड़ दीजिए, पूरी प्रकृति में ये वर्णाश्रम है। पूरे नेचर में अगर देखेंगे तो ये वर्णाश्रम है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अलग अलग, और इस वर्णाश्रम को जिस लेवल पे जितना अधिक मेंटेन किया जाता है, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी थिंकिंग उतनी ज्यादा और शार्पेंड होती है, उतना ज्यादा और श्रेष्ठ होता है। और जितना ग्रॉस लेवल पे ये वर्णाश्रम जाता है वो पशुता की ओर ले जाता है। तो आप देखिए, जो प्लांट लाइफ जो है, वो प्लांट लाइफ के बाद आता है एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के बाद ह्यूमन लाइफ, और यही ह्यूमन धीरे धीरे वो गॉडली लाइफ ये जाता है। मनुष्य जीवन को क्यों कहा जाता है कि दुर्लभ, कि कितने सारे योनि, कितने सारे जगह स्टेशंस हमने क्रॉस करके आज जाकर इस स्टेशन पे खड़ा हूं, ये ह्यूमन लाइफ पे। और यही दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि बहुत कठिनता से ये जीवन मिलता है। यही एकमात्र जीवन है ये पूरे प्रकृति में जो कि ईश्वर की खोज करता है। तो ये एक वर्ज है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से ईश्वर धर्म राज्य का दरवाजा खुलता है। तो किसी भी जीवन में है, वो एक पौधा हो सकते हैं, एक बालू का कण हो सकते हैं, एक कुत्ता हो सकते हैं, एक बिल्ली, गाय, बकरी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मनुष्य जीवन में आकर तब दृष्टि आती है कि चलो ये है ईश्वर का, अब ये दरवाजा खुलेगा। तो इसलिए दुर्लभ कहा जाता है और बहुत कठिनता से ये जीवन मिलता है। तो यहाँ पे ये वर्णाश्रम सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ में ये वर्णाश्रमिक है बोल के ही ये चीज ह्यूमन लाइफ जो है इतना सेंसिटिव है किसी न किसी स्तर पर पूरी दुनिया में भी। लेकिन एरियन कल्चर जो है, आर्य सभ्यता जो है, विशेष करके जिस तरह से इवॉल्व किया है, तो ये सबसे ज्यादा इवॉल्व जो हमारे भारतवर्ष में आर्यावर्त की जो है, तो इसमें ये एक पॉइंट है। मैं एक दृष्टि से इसकी चर्चा भी मैंने बहुत जगह की है कि वर्णाश्रम क्यों, वर्णाश्रम क्या सबको पता है, वर्णाश्रमिक व्यवस्था, इस पे मैं विस्तार से क्या बोलूं। आप लोग सभी जानते हैं जो व्हाट इज वर्णाश्रम, व्हाट इज सिस्टम, ये। लेकिन वर्णाश्रमिक यूनिक क्यों है और वर्णाश्रमिक एक्चुअली इसकी यूटिलिटी क्या है, तो आप देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने सारे सिविलाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में, एंशिएंट ओल्ड सिविलाइजेशन, सब कुछ आज ईंट पत्थर बन चुके हैं। खुदाई करके, गड्ढे खोद के वो सिविलाइजेशन कहीं कुछ दिख जाता है, या जो भी स्क्रिप्टेड है, लिखा है, वो सब है। द ओनली
और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दिस इंडियन सिविलाइजेशन, ये भारतीय सभ्यता आर्यावर्त के ये सिविलाइजेशन जो है इस आज भी सर्वाइविंग, इसके जो ये जो व्यवस्थाएं हैं आप देखेंगे कि हजारों साल पुराने हैं। जिस वक्त यूरोपियन लोग तीर धनुष से शिकार करके कच्चा मांस और जला के मांस खाया करते थे, हमारी सभ्यताओं में उस समय कितने बड़े बड़े आविष्कार या कितने बड़े बड़े इन्वेंशन होते थे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो तो खैर उसकी अलग चर्चाएं होंगी, बट स्टिल हमारी जो समाज व्यवस्था है, सोशल स्ट्रक्चर है, ये आज का नहीं है, ये हजारों हजार साल पुरानी व्यवस्था है, स्टिल सर्वाइविंग इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फॉरेन इन्वेशंस। आप कल्पना कर सकते हैं जहां पे कितने बड़ी सभ्यताएं जिस पर आक्रमण हुआ वो मिट्टी में मिल गया, समाप्त हो गया, अपने समस्त संस्कृतियां समाप्त हो गई, वो दूसरा सब कुछ उस पर हावी हो गया। और जो इंडियन सिविलाइजेशन जिस पे 1000 साल तक विदेशी शासन रहा है और कितने देशों का, कितने आक्रमणकारियों का इस पे आघात व्याघात हुआ है, और इसलिए नहीं कि चलो लूट के चल देते हैं, इसको नष्ट करने के लिए। लूट तो है ही, यही नष्ट कहां से आई बात, ये नष्ट कौन किसको करना चाहता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वो जो मुझे याद आती है, वो 3 इडियट्स एक फिल्म थी, उस पे एक डायलॉग था। क्या डायलॉग था कि दोस्त मित्र जब फेल कर जाता है दुख होता है। जब तो कह रहा है उस पे डायलॉग कि फ्रेंड, मित्र, बंधु मेरा, जब कोई दोस्त असफल होता है, फेल कर जाता है तो दुख होता है, लेकिन मित्र जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो ये लाइटर नोट में था, लेकिन ह्यूमन यही मेंटालिटी है, ये हीनमन्यता कि क्या कहना चाह रहा है कि मित्र फेल कर गया तो सच में दुख होता है कि अरे बेचारा फेल कर गया, लेकिन वो मित्र सबसे मेरे से भी आगे चला गया, जो वो सबसे आगे फर्स्ट हो गया, वहां और ज्यादा दुख बढ़ जाता है। तो यही है हीनमन्यता, यही है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कब आता है? जब हमारे हाथ में ऐसा कुछ होता है जो तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। यही अभी का अगर सोसाइटी आप देखेंगे, दिस इज एम्बिशन, और पूरे जेनरेशन को यही शिक्षा दी जा रही है कि कंपटीशन कंपटीशन, कॉम्पीट करो, सबको पीछे छोड़ो, सबको पीछे छोड़ो, और सभी लगे हुए हैं सबको पछाड़ने के लिए। और ये जो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही धीरे धीरे, और जब किसी को नहीं पछाड़ पाते हैं, जब किसी को पीछे नहीं कर पाते हैं, हीनमन्यता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये ग्रो करने लगता है। और यही जीवन को जो है, दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, यही समस्त ट्रेजेडीज का कारण है। और जीवन में एक्सपेंशन नहीं लाता है, जीवन संकुचित होता चला जाता है, दुख में, ज्वाला में जीवन होता चला जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप जिसकी चाहत कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा कुछ है जो दुनिया में उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसा कोई वस्तु है जो कि उससे अच्छा और दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपके मन में कभी कॉम्प्लेक्स आएगा? कभी नहीं आएगा। वो चीज क्या है? तो यही है ईश्वर। ईश्वर तत्व जो है ना, ईश्वर का आभास, ईश्वर का फीलिंग, ये जो गॉड फीलिंग है, ये ईश्वर का आभास है। ये जिसको हो गया उसको कभी भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, क्योंकि वो जो कमीज पहने हुए है, उसने जिसको ग्रहण किया है वो इतना उज्जवल है कि उससे उज्जवल कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो उससे ज्यादा चाहत, उससे ज्यादा और किसी चीज को पाने का
मन ही नहीं करता है। और इस कारण से क्या होता है, और ये ईश्वर कोई आसमान वाले ईश्वर नहीं, ये कोई आकाश में बसने वाले ईश्वर नहीं। Beware of the man who's God in the sky but not saw कहते थे। तो वह ईश्वर जब मर्त भूमि में रक्त मांस संकुल ह्यूमन लाइफ में एम्बॉडीड फॉर्म में जब उनका इनकारनेशन होता है, तब हम समझते हैं व्हाट इज गॉड, व्हाट इज खुदा, व्हाट इज ईश्वर। उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर तब हमें समझ में आता है, ओ दिस इज गॉड, दिस इज ईश्वर। तो उनको जब एक बार पा लेते हैं, वो कोहिनूर जब मेरे हाथ में है, फिर दुनिया का कौन दौलत, किसकी चाह, किसका हीनमन्यता उसके जीवन से विदाई ले लेता है। उसके जीवन में कभी हीनमन्यता नहीं आती। और ये चीज जिसके जिसके जीवन में, प्रत्येक के जीवन में अगर ये कोहिनूर है, तो इसीलिए मेरे ठाकुर, आपके ठाकुर, ऐसे हजार हजार ठाकुर हैं। तो हम सोचते हैं कि एक ही ठाकुर है। अगर एक ही ठाकुर होता तो व्हाई शुड वी डू इष्टवृत्ति सेपरेटली? अरे भैया, पारिवारिक इष्टवृत्ति होता कि हम अपने सब घर में भाई बहन, बंधु, माता पिता, पति पत्नी, सबको एक साथ ठाकुर को, एक ही ठाकुर है, 10 आदमी को खिलाने की जरूरत क्या है? 10, तो दैट मीन्स, तो इसका मतलब है मेरे ठाकुर, आपके ठाकुर, आप अपने ठाकुर को अच्छा रखिए, मैं अपने ठाकुर को अच्छा रखूंगा। और यही प्रत्येक जन हजार हजार लोग, लाख लाख लोग, करोड़ लोग एक समय, समस्त दुनिया, समस्त विश्व जब इस तरह से उनके जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है, प्राप्ति है, जब ठाकुर होंगे, जब ईश्वर होंगे, जब इष्ट होंगे, हीनमन्यता नहीं रहेगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तब क्या कोशिश करेंगे? भैया तुम भी लो, इस कोहिनूर को तुम भी अपने जीवन में रखो, तो देखोगे तुम्हारे मन में भी अंतर्वेदना नहीं रहेगी। ये कॉम्पिटिटिव, ये जो एक दूसरे को पछाड़ने का ये नहीं रहेगा। तो यही हीनमन्यता जो है, वो एक दूसरे को छोटा बनाता है। और तो इसीलिए हमारे जब इस सभ्यता पर जब आक्रमण हुआ, अगर जरूरत होती, अगर सामान का, ये सामान लेना है, लूटना है, चले जाते। नहीं, नष्ट करना है। क्यों नष्ट करना है? भैया वही थ्योरी उस काल में भी था कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद, तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा, तो मैं तो तुम्हारे कद तक नहीं पहुंच सकता, तुम्हारे कद को ही छोटा करता हूं। यहीं से कल्चरल जो डिवास्टेशन हुआ, सांस्कृतिक जो ये विनष्ट शुरू हुआ, संस्कृति को नष्ट करने का जो ये षड्यंत्र हुआ, ये सबसे अधिक अगर हुआ भारतवर्ष पर, आर्यावर्त पे हुआ। जहां जहां विश्व में जहां कहीं भी ये हुआ, नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, आज टिमटिमाता हुआ भी नहीं दिखेगा। और एकमात्र ये एक सभ्यता है आर्यावर्त की सभ्यता, जहां पे इतना सब कुछ सांस्कृतिक नष्ट करने की कोशिश होते हुए भी आज भी समस्त विश्व आज हमारी ओर देख रहा है। और विश्व के पटल पर भारतवर्ष आज भी अगर खड़ा हो पा रहा है, उसके पीछे अगर हम सोचते हैं ये 100 साल की संस्कृति या 100 साल 200 साल का विज्ञान या इंस्टीट्यूशन या ये सब की, ये हम गलत फहमी में हैं। अगर भारतवर्ष आज भी पूरे विश्व के सामने सीना तान के खड़ा होने की शक्ति जुगाड़ कर पा रहा है, उसके पीछे भी वो हजार साल पुरानी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो चलन है, वही है। और उसको अगर हम नष्ट करेंगे तो एक ना एक दिन हम भी संपूर्ण रूप से नष्ट होंगे। तो चूंकि नष्ट नहीं हुए हैं, आज भी हम कायम हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? इसको ढूंढने के लिए भी एक क्लू है। आप सोचिए, आप ढूंढिए, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि विश्व के किसी भी सभ्यता में इस तरह से ट्रांसपेरेंट, इस तरह से प्रकट नहीं है।
लेकिन इस सभ्यता में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि दूसरे सभ्यताओं से इस सभ्यता को अलग करता है, दूसरी संस्कृतियों से इस संस्कृति को अलग करता है? व्हाट इज द डिफरेंस? ये अगर आप देखने ढूंढने जाएंगे तो एकमात्र तत्व है वर्णाश्रमिक व्यवस्था। ये दो ग्रुपिंग ऑफ द वैरायटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स, जो एक एक तरह के इंस्टिंक्ट को एक तरह से कल्चर करके नर्चर करके एक एक जगह पे, ये ऋषियों का समय था। ये जो गोत्र व्यवस्था है ये क्या है? एक एक ऋषि एक एक स्किल को डेवलप करते थे और उस डेवलपमेंट के पीछे कोई 1 साल 2 साल नहीं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई 100 साल 1000 साल से एक फैमिली ट्रेट को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे इंस्टिंक्ट डेवलप करता था। इसीलिए वो एक ऋषि के अंडर में 1000 तरह के वैशिष्ट का जो गुच्छ है, वैशिष्ट का जो ग्रुपिंग है, जो द ग्रुपिंग ऑफ द वैरायटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट्स, दिस इज कॉल्ड वर्णाश्रमिक व्यवस्था, वर्णाश्रमा। तो ये एक एक ऋषि के अंडर में दैट इज हो गया गोत्र। उस ऋषि के अंडर में जो सेम स्किल, जो एक ही स्किल, समझ लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल भारद्वाज, तो भारद्वाज ऋषि के अंडर में हो सकता है कि कृषि काज, व्यवसाय और शिक्षा, ये तीनों स्किल का अलग अलग गुच्छ का ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब सांडिल्य ऋषि, उनके वहां भी कृषि काज, व्यवसाय और शिक्षा, और मान लीजिए क्षत्रिय का जिस तरह से प्रोटेक्शन या जो भी ये सब है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जितने सारे, अब भारद्वाज ऋषि के अंडर में वहां पर क्षत्रिय लोगों का बहुत सारा गुच्छ हो गया। तो ये सब चूंकि वहां पे ब्लड रिलेशन है, तो इनका जो मैरिज होगा वो सांडिल्य जो अलग गुच्छ है, अलग एक स्टॉक है, वहां पर जो क्षत्रिय हैं जो यही स्किल कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, उनके साथ इनका, तो दैट इज सगोत्र। मतलब हुआ कि वहां पर, और ये हजारों हजार से चल रहा है बोल के गोत्र में शादी नहीं करते हैं। सगोत्र गोत्र को अलग किया गया, ये ब्लड रिलेशन है। और ब्लड रिलेशन अगर जितना क्लोज होगा, ये अभी का साइंस भी ये धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच रहा है कि ये ब्लड रिलेशन जितना नजदीक होगा उतना अधिक जो पुराने जो जीन में जो डिजीज बहुत सारे, ये तो रिकॉर्डेड वर्जन है ना, जीन जो है एवरीथिंग ये रिकॉर्ड है एक्चुअली, ये हार्ड ड्राइव है ये। तो इस हार्ड ड्राइव में गलत जो जिसको कहते हैं कि वंशानुक्रमिक जो हेरिडिटरी बहुत सारे डिजीज होते हैं, वो उसको पनपने का मौका मिल जाता है अगर ब्लड का क्लोजनेस होगा। ब्लड रिलेशन का क्लोजनेस होने से उस तरह का वंशानुक्रमिक बहुत सारे डिजीज, मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ऐसे बहुत सारी व्याख्याएं हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। तो इस तरह से ये वर्णाश्रम, तो आप देखिए कि यही एक फैक्टर है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ऑल दोज सिविलाइजेशन को अगर हम अलग करें, ये इतना हर जगह पे था, लेकिन इतना साइंटिफिकली समझ के उसको वेल मेंटेन सोसाइटी के द्वारा, मतलब उसको करना ही है बाय हुक और बाय क्रुक। पूरे समाज व्यवस्था ऐसी थी, जिस तरह से आज कैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं, हम क्या ट्रैफिक का उल्लंघन कर सकते हैं? हम पब्लिकली या जिसने कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी में, ये बाय हुक और बाय क्रुक सबको फॉलो करना पड़ता था। और यही वर्णाश्रमिक व्यवस्था था जो कि हम आज भी गर्व करते हैं पूरे विश्व के सामने कि हम वो देश के वासी हैं जिसमें ऋषियों का ये वेद पुराण और ये सब जो, जिसका कि अभी भी डिकोडिफाई कर रहे हैं कितनी बड़े बड़े लोग। मेरा एक फ्रेंड था जो कि कह रहा इस तरह से जर्मनी में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उसके माध्यम से सुनने में आया था कि वहाँ एक थे जर्मन जो कि उनका, वो कह रहे थे अभी जो जितने सारे वेद में जो एरोनॉटिकल साइंस, उसको यहाँ से बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जर्मन लोग भी यहाँ से ले गए उठा के, और उसको अभी भी उनके एरोनॉटिकल जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है
उसमें अभी भी वेदों के वो सब पार्ट जो हैं वो सब डिकोडिफाई हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हो पाया है। तो ये सब चीज बाहर के लोग इन सबों को इतना ज्यादा महत्व देते हैं और हम अपनी जो बातें हैं उसको हम लोग दूसरे की संस्कृति, दूसरे का कल्चर, उस पे हम अट्रैक्ट होते हैं खुद को भूल के। तो वही मैंने जो पहला शुरू किया था कि जिसका अपना लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जिसका स्ट्रांग है, वो विश्व की कोई भी लैंग्वेज को ग्रहण कर सकता है राइटफुली, सही। उसी तरह से जिसकी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना वैशिष्ट, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को जो जितना स्ट्रांगली मेंटेन करेगा, वो दुनिया के कितने भी संस्कृतियां हैं उसमें से जो भी शुभ है, अच्छे हैं, उसको वो आहरण कर सकता है अपने फाउंडेशन पर खड़े होकर। जो फाउंडेशन है उसका नींव जो है वो अपना है। तो वर्णाश्रम एक ऐसा सेटअप है जो एकमात्र यही सेटअप है जो कि वैशिष्ट को वर्धन करता है। आप सोचिए, सपोज आपके दादाजी ने एक प्रासाद, एक मैंशन बनाना शुरू किया, राइट। अब मैंशन बनाना शुरू किया, उसके बाद उनका डेथ हो गया। आपके पिताजी ने भी उस मैंशन को, थोड़ा बहुत काम सब जो बचा था उसको बनाना शुरू किया, उसको कंप्लीट हो गया, उसके बाद पिताजी का डेथ हो गया। अब आए आप, अब आपके हाथ में पड़ा था इंटीरियर डेकोरेशन का काम, जो इंटीरियर में जो सब है ये सब करने का। आपने क्या किया, आपने कहा कि दत्त, इसका 5 करोड़ मिल रहा है इस जगह पर, यहाँ एक मॉल बनेगा, अगर हम बेच दें उस कॉर्पोरेट इसको अगर बेच देते हैं तो मुझे 10 करोड़ मिल जाएगा, 5 करोड़ मिल जाएगा, अरे कहीं जाकर आराम से ये सब नौकरी वोकरी नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया, या आपने क्या किया, उसको सेल आउट कर दिया। अब आप सोचिए, ये जो सेल आउट किया, अगर हेवन बोल के अगर कुछ है, अगर वो जगत बोल के अगर कुछ है, वहां पर जो फोर फादर्स हैं, वो जो पितृपुरुष हैं, वो क्या आंसू नहीं बहाएंगे, वो क्या रोएंगे नहीं कि कितने खून पसीने से, अपने खून पसीने से सींच कर एक एक कौड़ी जमा कर करके, एक एक ईंट को जिस तरह से जोड़ कर बनाना शुरू किया था, आज इस जनरेशन ने पूरे नष्ट कर दिया इस चीज को। रिले रेस, ओलंपिक में, बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप जानते हैं 4x400 रिले रेस होता है। ये रिले रेस क्या होता है, ये 4 लोग, एक टीम में 4 मेंबर्स होते हैं, एक कंट्री के या एक स्टेट के या एक टीम के। अब वो 4 मेंबर्स एट ए टाइम एक पर्सन दौड़ते हैं, हाथ में एक बैटन होता है, उस बैटन को लेकर दौड़ते हैं और एक लेन कंप्लीट करके सर्कल को, फिर नेक्स्ट सामने खड़ा होता है सेकंड पर्सन, उसके हाथ में देते हैं, फिर वो दौड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह से हर टीम में वैसे ही करके दौड़ते हैं। लास्ट पर्सन जो होता है, जो नंबर 1 दौड़ के आया, सेकंड को दिया, सेकंड दौड़ के आया, थर्ड को दिया, थर्ड दौड़ के जो आया, ये जो फोर्थ है उसको कहते हैं एंकर, और वो एंकर के हाथ में बैटन है। अब वो अगर फर्स्ट आता है तो उसका टीम विजित होगा, वो अगर हार जाता है तो उसका टीम हार जाएगा। अब सपोज वो दौड़ना शुरू किया, वो एंकर जो था उस टीम का, वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते बीच जगह पे आके अचानक से वो बैटन हाथ से गिरा देता है। बैटन हाथ से गिरा देने के बाद वो लेन पूरा तो करता है बट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि बैटन हाथ से उसने गिरा दिया। अब आप सोचिए कि जो 3 मेंबर थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनके मन पे क्या गुजरेगी कि हम लोगों ने जो इतने सालों से खून पसीना बहाकर जो मेहनत करके जो आज इस मुकाम पर पहुंचे, जो फाइनल में आज हम लोग दौड़ रहे थे, तुमने बैटन गिरा के इसको नष्ट कर दिया। प्रत्येक पूर्व पुरुष की हालत यही होती है। जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वैवाहिक सिस्टम के द्वारा जो वर्णाश्रमिक व्यवस्था है पूर्व पुरुषों का, हम इस जनरेशन में, हम जो भी जहां पर जिस अवस्था में खड़े हैं, हम एंकर हैं। हमारे हाथ में वो बैटन है, वो संस्कृति का, वो आदर्श का, वो कल्चर का,
वो पैटर्न है, वो वर्णाश्रम इकोसिस्टम का, उस जनरेशन का। इस पैटर्न को अगर हम अगर डेविएशन होता है किसी भी क्रम में, अगर इसकी विच्युति घटती है तो सिर्फ खुद का नहीं, हम तो डिस्क्वालीफाई होंगे ही, हमारे साथ साथ ये जो पूर्व पुरुषों हाहाकार करते हैं, जो लीनियज है, इतने दिनों का जो कल्चर है, ये सब कुछ हाहाकार करता है। तो ये सब कुछ बातें, ये तो बहुत, फिर भी मैं कहता हूं ये सब ग्रॉस बातें हैं। इसके इंटरनल जेनेटिक क्या होता है, यूजेनिक्स क्या है, इस पे ठाकुर जी का विशद बोला हुआ है। तो कभी मौका मिलेगा तो उस सब पर भी चर्चा जरूर होगी, बट मैं समझता हूं कि इतना तक काफी है हम लोगों के लिए पालन करने के लिए, कि अगर कोई इमारत अगर बुलंद है आज तक, तो जरूर उस इमारत की नींव बुलंद होगी, तभी वो इमारत बुलंद है। ढूंढो वो नींव है क्या, उस नींव को अगर कायम रखते हैं तो हम भी आज जो इमारत जो खड़ा करेंगे वो भी बुलंद रहेगी। तो जिस समय मुझे याद है जब इस पे आपका जो केदारनाथ में जो एक हादसा हुआ था, उतना बड़ा एक फ्लो आया था, वाटर फ्लो, वो जो ताल फट गया था, टूटा था ऊपर का, तो उसके बाद जो पानी का वो आया था, अपने आने वाले सामने में जितने सारे चीज थे सबको नष्ट भ्रष्ट करके चला गया था। बच गया था सिर्फ वो मंदिर, वो मंदिर के पीछे से आकर फिर वो दोनों तरफ से डिवाइड हो गया था। और जो भी हो, लोग कहते हैं कि पीछे पत्थर आकर एक रुक गया था, लेकिन वो जो फ्लो था वो पत्थर आके वहां पर रुक गया था, लेकिन वो पत्थर रोक नहीं पाया था उस पानी, उस पत्थर और सब कुछ लेकर उस मंदिर से भी टकराया था। मंदिर में भी इतने पानी भर गए थे, लेकिन उसके बाद रिसर्च कर रहे हैं लोग कि उस मंदिर का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन एक ऐसा है। तो अब बाद में फिर उस पर रिसर्च हुई, जो उस काल में, जिस समय न क्रेन था न आज के समय में, लोग 1000 बार सोचेंगे कि उतनी ऊंचाई पर उतने बड़े बड़े स्टोन चिप्स, वो पीसेज, इतने बड़े बड़े स्टोन का वो टुकड़ा, वो एक के दूसरे, वहां पर कोई ये नहीं लगा हुआ है, कोई नट बोल्ट या उस तरह से टाइट नहीं, वो स्टोन के द्वारा ही स्टोन को फिक्स किया गया है। इतने बड़े बड़े चट्टान वहां पर कैसे गए उस जगह पे, और जबकि उस एरिया में उस तरह के स्टोन नहीं मिलते, वो कहीं और दूसरे जगह से लाया गया। क्या टेक्नोलॉजी था, क्या था, तो वो जो फाउंडेशन था, मेरा जो बात कहने का था, तो लोग अब देखते हैं कि ये फाउंडेशन, ये इमारत जो बुलंद है, उसके पीछे का वो बुनियाद कैसी है, यही बुनियाद है वर्णाश्रम। आज हम जो गर्व कर रहे हैं, आगे वाले आने वाले समय में अगर हम रहना चाहते हैं, और तो उस नींव को कायम रखना पड़ेगा, तो हम रहेंगे, नहीं तो जिस तरह से प्राचीन सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं और अभी भी नष्ट होने के कगार पर पहुंच जा रही हैं, घर घर में अशांति, एक दूसरे को मार कर नष्ट हो जाते हैं, जहां जिस जगह पे, वहां पर आज भी हमारे समाज में ये जो व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक व्यवस्था या एक दूसरे का ये जो संबंध, वैवाहिक जो ये सिस्टम्स है, मैरिज सिस्टम्स हैं, ये सब कुछ, इन सब का कारण है ये वर्णाश्रम। तो इस वर्णाश्रमिक व्यवस्था को इसलिए हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। एनीवे, बोलने का मतलब है कि इसमें सूक्ष्म फाइनर टू फाइनेस्ट हम लोग चर्चा किसी एक समय में करेंगे, बट मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में पालन करने के लिए दिस इज एनफ। अगर होगा किसी का पालन तो इससे ही होगा, और अगर नहीं होगा तो आप उसके सामने कितना भी आप लॉजिकल साइंस विज्ञान रख दीजिए, व्यक्ति का वृत्ति पर जब तक विजय नहीं प्राप्त करेगा, इस अपने कॉम्प्लेक्स को जब तक दयाल के चरण में जब तक सॉल्व नहीं करेगा, उस पर न्यस्त नहीं, सत्य में न्यस्त नहीं होगा, तब तक। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये बहुत सारे जगह पर मैंने कहा भी है कि व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल फीडिंग है ना, वो यहाँ से होता है, ब्रेन से। और इंटेलेक्चुअल फीडिंग जो है वो व्यक्ति के चरित्र को नहीं बदलता है, उसके मनुष्य के जीवन को नहीं बदलता है, उसके आचरण को नहीं बदलता है, उसके व्यवहार को नहीं बदलता है।
मनुष्य का हार्ट जब फील्ड होता है ना, हृदय जब परिपूर्ण होता है, व्यवहार बदल जाता है, चलन बदल जाता है। आप बोलिए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, एक दूसरे को सबको बचाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये क्या ठाकुर ने पहली बार कहा है? ये क्या पहले कोई किसी ने नहीं कहा था? या इससे पहले क्या ये बात नहीं थी? ये समस्त कुछ शास्त्र में है, समस्त कुछ, एवरीथिंग वेद पुराण या हमारी संस्कृतियों का ये अंग है। और तो ठाकुर का आगमन क्या हुआ कि वही पुरानी चीज, वही बात बोलने का। तो मैं विश्वास करता हूं कि ठाकुर इसलिए नहीं आए हैं कि आप लोगों को बहुत सारे, या हम लोगों को ज्ञान की बातें दे दिए हैं, हम लोग जान गए अरे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना नहीं। हाँ, ये जरूर सत्य है कि जो पुरानी बातें शायद हमें समझ में नहीं आ रही थी, हमें अट्रैक्ट नहीं करता था, उसको अभी के मुताबिक, अभी हम लोग की जिस तरह से चलन चलना, जिस तरह से चाल चलन व्यवहार जीवन यापन है, उसमें समझने के लिए इट्स लाइक कैप्सूल टाइप, जो वही मिनरल्स, वही विटामिन्स है, लेकिन कैप्सूल में दे दिया गया है, तो हमें सुविधा होती है कि हम तुरंत उसको अपना लेते हैं, तुरंत पालन कर लेते हैं। इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि ठाकुर का जो इडियोलॉजी, जो सब जो है, वो सब उस हिसाब से नयापन लेकर है, हमें अट्रैक्ट करता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन उनका आगमन का कारण ये नहीं है। आगमन का कारण एक ही है। क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बहुत सारे जगह पे कि हाई न्यूट्रिशियस फूड है, उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू हाई है, लेकिन अगर वो खाना देखकर आपके मन में अगर घृणा पैदा होगी, सलाइवा सिक्रेशन अच्छा से नहीं होगा। और सलाइवा सिक्रेशन अगर अच्छा से नहीं हुआ तो हाई न्यूट्रिशियस फूड भी आपके शरीर में जाकर फूड पॉइजनिंग कर देगा, वो जिसका जो असल काम है वो नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये सलाइवा सिक्रेशन बहुत जरूरी है। तो ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, नीति की बातें हजार रहने पर भी सलाइवा सिक्रेशन नहीं होता है। सलाइवा सिक्रेशन कैसे होता है? जैसे कोई कहता है सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। अरे छोड़ो, अरे जीवन खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। अरे सब कोई मरता है, मैं भी मरूंगा, क्या है? कौन ऐसा आदमी है जो अमर हुआ है? आज जाना होगा, कल जाना होगा, जब जाएंगे। लेकिन उसी मैं को जब सपोज आप सोचिए किसी का माँ से प्रेम होता है, अगाध प्रेम है, मातृभक्ति है, माँ को पता चल जाता है और वो रोने लगती है कि बेटा तुम ऐसा करते हो, तुम अगर कल से पियोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। या इस तरह से रोती है, मेरे दिल को छू जाता है कि माँ तुम ऐसा मत रो, ठीक है, आज से मैंने शपथ किया, संकल्प किया, छोड़ दूंगा। डॉक्टर है, जानता है उसका पी के क्या होगा, कैंसरस टू हेल्थ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रतिदिन वो फाड़ के खाते हैं, वो देखते भी हैं, वो छवि नहीं सुधरते हैं। किसी एक लड़की से प्यार होता है, किसी एक लड़के से प्यार होता है और वो कहती है कि तुमसे मैं बात नहीं करूंगी अगर तुम वो नहीं छोड़ोगे। तो उस लड़की के लिए उस इन्फैचुएशन, जिसको कि लव भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सब भी सामयिक एक अट्रैक्शन, वो एक इन्फैचुएशन है, कर देते हैं, तुरंत त्याग कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे ये बहुत कठिन है वृत्ति प्रवृत्ति को पार पाना। कुछ भी कठिन नहीं है। फॉर लव, फॉर अटैचमेंट, फॉर फीलिंग, मैन कैन डू एनीथिंग। तो यही एक चीज है कि ब्रेन जानता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं छोड़ पाता है। लेकिन जब हृदय को टच करता है, जब कहीं से प्यार हो जाता है, तो आदमी का चरित्र बदलता है, व्यवहार बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। और ये प्यार अगर उन ईश्वर से हो गया, उस ईश्वर प्रतिभु इष्ट से हो गया, आदर्श से हो गया, इनको हमने अगर प्रिय परम बना लिया, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो ठाकुर का आना, युग युग में पुरुषोत्तम का इस संसार में आना, आविर्भूत होना, एक ही कारण है। वो इंग्रेडिएंट खाना स्वादिष्ट देने के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं सलाइवा सिक्रेशन, कि
वो जब समक्ष सामने रहते हैं, उनसे प्रेम बढ़ता है। वो एक सामने ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ बनकर आते हैं कि मैं जब आया हूं तो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ मेरे को ग्रहण करो, सब कुछ छोड़कर मैं। तो वो समक्ष इसलिए आते हैं कि एक ऐसा चीज मैं पकड़ सकूं जिनको पकड़ने से सब पकड़ना होता है, जिनको पाने से सब पाना होता है। तो उनका आगमन होता है सिर्फ उनको पाने के लिए, और उनसे जब लव होता है तो फिर उनकी बातें हो या वेद पुराण शास्त्र, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सनातन धर्म हो, बुद्धिज्म हो, कुछ भी, सब कुछ का पालन सही जीवन में होता है। तो परम पुरुष जब आते हैं तो सिर्फ मात्र इसलिए आते हैं कि हम उनको जीवन में ग्रहण कर सकें। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि लॉजिक, रीजनिंग वो अपनी जगह पे है, वो भी जरूरी है ये सब चीज, क्योंकि ये भी उनको उपभोग करने का एक माध्यम है। ये जो आज हम लोगों को एक बहाना मिला है, ये जो हम लोग एक साथ, इसके भी मूल कारण में वही है। यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर उनके प्रति ठाकुर को लेकर आनंद किया, उपभोग किया, बट ये भी जरूरी है। बट चरित्र परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, चलन परिवर्तन, ये एकमात्र हो सकता है आउट ऑफ लव। तो वो उसको नर्चर करना चाहिए, उसको जहां तक हो सकेगा ये प्रेम का चर्चा जीवन में हो, इसकी कोशिश करने से ही बाकी सब जो लॉज हैं, रूल्स हैं, डिसिप्लिन है, अनुशासन, वो जीवन में आ ही जाएगा। तो लव हिम एंड लव हिज लाइफ, देन his ideology will come automatically in the coming time, in course of time. जय गुरु दादा, ठीक 10 बज रहे हैं।